नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। तो हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन और आज बाजार का मूड माहौल इस टाइम पे अगर देखा जाए तो बाजार में थोड़ी सी सुस्ती जो है कायम दिखाई दे रही है। इसी चीज को नेविगेट करने के लिए श्रेया मेरे साथ मौजूद है, साथ ही साथ आज के मार्केट एक्सपर्ट राजेश सातपुते जी जो बताएंगे कि किस तरीके से बाजार को इस टाइम पे नेविगेट करना है। अगर इंडेक्स की बात करी जाए तो जैसे कि हेडलाइंस में भी अपफ्रंटली मेंशन किया गया था, जो एआई का जो चिंता है बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ती जा रही है और रिफ्लेक्शन हमें सीधा सीधा आईटी पैक में भी आता हुआ दिखाई दिया है। मेजर इंडाइसेस की बात करी जाए तो प्रेशर डेफिनेटली यहाँ पे बाउंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ही शेयर्स ऐसे हैं, कुछ ही सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी हल्की फुल्की खरीदारी दिखाई दे रही है, जैसे कि ऑटो फ्लैट कारोबार कर रहा है, बैंकिंग में भी एक फ्लैट रुझान बना हुआ है, इनफैक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज भी फ्लैट कारोबार के साथ ही इस टाइम पे बाजार में बना हुआ है। लेकिन बाजार के ऐसे मूड माहौल में आखिरकार करा क्या जाए, किस तरीके से चीजों को समझा जाए, क्या जो ये गिरावट है वो खरीदारी का सही मौका है, ये जानते हैं सातपुते जी से। सातपुते जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी सातपुते जी, क्या करना चाहिए? जो एक गिरावट हमें देखने को मिली है, इसको एज अ अपॉर्चुनिटी ले या यहाँ से और भी नीचे जाने के इस टाइम पे संकेत दिखाई दे रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग कंचन, गुड मॉर्निंग श्रेया गुड एंड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप निफ्टी की इन पर्टिकुलर बात करें तो मुझे लगता है निफ्टी 25,900 पे कैप रहेगा आज और 25,700। तो ये जो 25,700 720 का सपोर्ट आज के लिए इंपॉर्टेंट होगा और 25,900 के ऊपर जाना थोड़ा टफ लग रहा है क्योंकि आईटी का प्रेशर है। तो जो व्यू है तो आप कह सकते हैं न्यूट्रल टू नेगेटिव है इंडेक्स पे, निफ्टी पे। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मैं ज्यादा कंफर्ट महसूस करता हूँ क्योंकि अगर आप निफ्टी को रोज एनालाइज करोगे, every time if you try to reach the tail of the running rabbit, that is how I see it, next to impossible. You cannot trade in this market. So as a trader, जो आपका सवाल था, आपके पास रोज कुछ ना कुछ कोई ना कोई सेक्टर मिलता है जहां पे आपको लॉन्ग शॉट मिलता है। तो जो फोकस रहेगा वो इंडेक्स से ज्यादा सेक्टर पे रहेगा, स्टॉक्स पे रहेगा। सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच मार्केट में अपनानी है और वैसे ही हम मार्केट में आगे बढ़ेंगे। तो कई सारे स्टॉक्स पर सवाल भी होंगे हमारे दर्शकों को और थोड़ी देर में हम अशोक लेलैंड के मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे Q3 के नतीजों पर भी। लेकिन फटाफट से वो नंबर एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, जिसके जरिए वो हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 7045220000। इस नंबर पर अपने सवाल भेजिए। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सीएनबीसी आवाज के एक्स, इंस्टाग्राम हैंडल पर भी आप सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही कंचन नौटियाल या श्रेया ठाकुर को भी टैग करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ राजेंद्र गुप्ता जी जुड़ रहे हैं नई दिल्ली से। राजेंद्र जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका। बहुत बार बातचीत हुई है आपसे, बताइए आज का क्या सवाल है? नमस्कार मैडम, मैं रेगुलर व्यूअर हूँ आपके चैनल का जी। मेरे पास ये हीरो मोटर कॉर्प है, मैंने अभी 3-4 दिन पहले लिया है 27,5800 का 5,800 और 100 शेयर है PFT 425। ठीक है, तो क्या पूछना चाह रहे हैं सर? लंबी अवधि या शॉर्ट टर्म नजरिया आपका? पूछना चाह रहा था कि हीरो मोटर कॉर्प कैसा शेयर है, फंडामेंटल कैसे है, इसकी ग्रोथ कैसी है, इसको मैंने होल्ड रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? फंडामेंटली तो राजेश जी नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारे शो पे लगातार चर्चा हुई है राजेंद्र जी, तो आपको पता होगा हीरो मोटोकॉर्प फंडामेंटली भी अच्छा है, लेकिन चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड है ये राजेश जी से समझ लेते हैं। राजेश जी, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हीरो मोटोकॉर्प से आज देखने को मिल रही है। ऑटो स्पेस में टॉप गेनर बना हुआ है, ये खरीद इनकी ठीक ठाक है, होल्ड कर सकते हैं? डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट आज बाजार में जब बाजार खुला तो मोस्टली टॉपिक हीरो मोटर्स में ही आ रहा था क्योंकि वहां पे एक प्राइस ऑन वॉल्यूम मूव था। जो पैटर्न दिख रहा है मेरे हिसाब से श्रेया, ये करीबन 6,200 से लेके 6,500 तक का एक स्विंग दे देगा। तो जो लेवल है 5,780 का, मैं फ्यूचर लेवल यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ, तो ये जो 5,780 से लेके 5,600 ये इसका सपोर्ट जोन है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 5,500 के आसपास होगा, बने रहे। इसका पहला रेजिस्टेंस आएगा, कहाँ पे फेस करेगा हर्डल, वो 6,000 के आसपास हर्डल करेगा, वो होगा इसका टारगेट वन। लेकिन जैसे ही यानी स्विंग ट्रेडर का टारगेट वन आता है 6,000 का, लेकिन जैसे ही 6,000 को पार करता है फिर मुझे लगता है 6,250 और 6,400 450 तक का मूव आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पे हीरो मोटर मेरे होल्ड रहने की करने की सलाह रहेगी। और पीएफसी पर क्या व्यू रहे सर? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन आज थोड़ा सा टूटा है, लेकिन बीच में चला था, 1 महीने में 12% का मूव तो दिखाया है। पीएफसी होल्ड कर सकते हैं?
देखिए पीएफसी होल्ड कर सकते हैं लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। इसका रीज़न मैं बताता हूँ कि जनरली मैंने पावर स्टॉक्स में देखा कि जब मूव आता है तो बहुत ही फैंटास्टिक मूव होता है, बड़े-बड़े ब्रेकआउट्स आते हैं, पैटर्न्स दिखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं फिज़ल आउट होने के बाद जो उसमें करेक्शन आता है वो भी उतना शार्प होता है। और इसीलिए मैं कहूँगा फिलहाल 400 के सपोर्ट के हिसाब से देखें तो 385 का स्टॉप लॉस रखें, होल्ड रखें। अगर ये कंटिन्यू होती रैली तो 440 से लेके 460 तक का पोजिशनल मूव पीएफसी में आना चाहिए। तो ये थी राय पीएफसी के ऊपर। बता दिया गया है कि कितना मूव आपको आने वाले टाइम पे जो है वो देखने को मिल सकता है। हीरो मोटोकॉर्प में भी राय दे दी गई है, 500 का इस टाइम पे आपको लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ा जाए और एक दो शेयर्स हैं जो इस टाइम पे अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले एक शेयर लेके आइए टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। यहाँ पे भी आज करीबन आधा % की हमें मजबूती देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर पूरा ही ऑटो पैक देखें तो इस टाइम पे इन ग्रीन कारोबार कर रहा है गिरते हुए मार्केट में भी। तो ऑटो पैक की तो ऑलरेडी बात हो ही गई और श्रेया ने इससे पहले मेंशन भी किया था कि जो अशोक लेलैंड है उसके जो मैनेजमेंट है वो हमारे साथ जुड़ने वाले। देखिए पिछले एक साल में रोबस्ट ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट Q3 की ही बात करी जाए तो 22% की बढ़ोतरी यहाँ पे रही है। पैट की बात करी जाए तो 5% का इजाफा हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो साथ ही मार्जिन में भी सुधार रहा है। तो इस बार के नतीजे और साथ ही आगे की डिमांड किस तरीके की रह सकती है, गाइडेंस पे चर्चा के लिए हमारे साथ है कंपनी के MD एंड CEO शेनु अग्रवाल जी। शेनु जी गुड मॉर्निंग। और अगर हम Q3 की बात करें तो डेफिनेटली पूरी ही इंडस्ट्री में एक अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लगता है किस तरीके की डिमांड यहाँ से हमें रैंप अप होती हुई दिखाई देगी? और अगर हम बात करें सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की, आपको क्या लगता है किस तरीके की रही है वो? देखिए पिछले 3 महीने कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही स्ट्रांग रहे हैं। नवंबर में एक बहुत अच्छी 20% प्लस ग्रोथ हमको देखने को मिली। दिसंबर उससे भी बेहतर था और जनवरी तो दिसंबर से भी अच्छा रहा। फरवरी में भी हमको जो संकेत मिल रहे हैं ग्राउंड से वो बहुत अच्छे मिल रहे हैं, सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है। नवंबर दिसंबर में ज़्यादा झुकाव इंडस्ट्री का रिटेल सेगमेंट की तरफ था, लेकिन अभी जो बल्क बायर्स हैं, जो बड़े फ्लीट ओनर्स हैं, वो भी आगे आ रहे हैं निकल के। और वो तो इस हद तक बात कर रहे हैं कि अगले 1 साल में या अगले 6 महीने में उनकी क्या परचेजिंग होगी, कौन से पुराने ट्रक वो रिप्लेस करके नए ट्रक लेंगे। तो मोमेंटम अच्छा है। मार्च की विजिबिलिटी भी हमको काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो मार्च अगर अच्छा गया तो ये 5वां महीना होगा जब हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस करेंगे इंडस्ट्री के लेवल पे। और मुझे लगता है कि देखिए हम हमेशा बात करते थे कि कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में जो फ्लीट की एजिंग है वो बहुत हाई हो गई है। हिस्टोरिकली 7 साढ़े 7 साल की होती थी और अब शायद 10 साढ़े 10 साल की है। और हमेशा आप लोग और हम लोग ये कहते थे कि क्या ट्रिगर आएगा, कैसे ये तब्दील होगा, कैसे ये एजिंग का सॉल्यूशन आएगा। तो मुझे लगता है ये सॉल्यूशन अब आ रहा है। अगर 4 महीना 5 महीना ये कॉन्टिन्यूसली इंडस्ट्री स्ट्रांग रहती है तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि शायद ये एक नए रिप्लेसमेंट साइकिल की शुरुआत है। राइट, इंटरेस्टिंग। शेनु जी गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट श्रेया बात कर रही हूँ। अच्छा, एक कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात कर ली सर, लेकिन मेरा सवाल आपसे डिफेंस बिजनेस को लेकर है। डिफेंस बिजनेस कैसा कर रहा है आपका? देखिए जो हमारा फोकस है ना नॉन डोमेस्टिक नॉन ट्रक बिजनेस का, वो बहुत स्ट्रांग है। हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, बहुत सारे एक्शंस लिए हैं। मैं आपको कुछ नंबर ही बताऊंगा तभी आपको समझ आएगा क्या कि ट्रक इंडस्ट्री इतना अच्छा ग्रोथ कर रही है 20% 25% का। लेकिन अगर आप देखें हमारा पावर सॉल्यूशंस बिजनेस लगभग 40-45% ग्रोथ हुई है Q3 में। आप देखें डिफेंस बिजनेस 80-85% ग्रोथ हुई है Q3 में। आप देखें हमारा इंटरनेशनल एक्सपोर्ट बिजनेस तो हमारा YTD लेवल पर 30% ग्रोथ हुई है। तो देखिए सारे सिलेंडर्स को फायर करना जरूरी है। अच्छा है कि अभी ट्रक की मार्केट भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बाकी जो नॉन सीवी नॉन डोमेस्टिक बिजनेस है उससे अपना ध्यान हटाएंगे। बहुत सारा हेड रूम है वहाँ, अभी भी काफ़ी ग्रोथ के चांसेस हैं, इसलिए हम वहाँ भी अपना फोकस बनाए रखेंगे। वेल तो ये बात हो गई डिफेंस की। और हमने आपकी स्टेटमेंट में देखा था कि जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है उसमें भी आपका जो रुझान है वो अब बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए आप फंड रेजिंग की भी बात कर रहे हैं करीब 1600 करोड़ की। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, जहाँ तक हमारे 2 कंपनी हैं जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे फ़ोकस्ड हैं। पहली स्विच है जो कि प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के एरिया में काम कर रही है। वहाँ पर हमारा ये प्लान था कि उस कंपनी को हम एबिटा पॉजिटिव करेंगे FY 25 में, फिर उसको पैट पॉजिटिव करेंगे FY 26 में और फाइनली उसको फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव भी करेंगे FY 27 में। सो 25 में उसे एबिटा पॉजिटिव करने में हम सक्सेसफुल रहे हैं। 26 में पहले 9 महीने में स्विच पैट पॉजिटिव है और मुझे लग रहा है हम अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं अपना FY 27 का गोल अचीव करने में भी। तो वहाँ अभी फंडिंग का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जहाँ एक प्रॉब्लम था हमारा स्विच यूके में, जहाँ हम लगातार लॉस कर रहे थे, वो आपको मालूम ही है कि हमने डिसाइड किया था कुछ महीने पहले कि वहाँ पर ऑपरेशंस को बंद करना और उन ऑपरेशंस को शिफ्ट करना हमारे रसल खेमा प्लांट में जो दुबई के पास है। तो वो एक्शन भी कंप्लीट हो गया है। तो स्विच साइड से बजाय सवाए कि जो कुछ पुराने लोन थे वहाँ स्विच यूके में, उनको चुकाने के अलावा कोई और फंडिंग का रिक्वायरमेंट है नहीं। जहाँ तक ओम का सवाल है, जो बेसिकली एक ई मैस कंपनी है, वहाँ पर हम 300 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने ईयर मार्क किया है 300 करोड़ रुपया का और इन्वेस्टमेंट, जो जब जरूरत होगी वो करेंगे और उसके बियॉन्ड अगर और इक्विटी की जरूरत होगी तो हम देखेंगे कि बाहर के एक्सटर्नल फंड्स को हम कैसे टैप कर सकते हैं। ओके। अच्छा श्रेणु जी, आपका एक्सपोर्ट ग्रोथ क्या है? आप मिडिल ईस्ट, एशिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट करते हैं, ये की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं आपके, तो यहाँ पर ग्रोथ कैसी है, ये थोड़ा और विस्तार में जानना चाहूँगी आपसे। देखिए, एक्सपोर्ट्स में हमारा प्रदर्शन तो अच्छा रहा। ग्रोथ हमारी क्वार्टर में 20% थी, YTD बेसिस पे 30% ग्रोथ थी। लेकिन हमारा जो एम्बिशन है ग्रोथ का एक्सपोर्ट्स में, वो इससे बहुत बड़ा है। कुछ साल पहले तक हम 8,000 यूनिट के आसपास एक्सपोर्ट करते थे, फिर हम उसको बढ़ा के 12,000 पे लाए, 15,000 पे लाए। इस साल हमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम 18,000 यूनिट को क्रॉस करें और अगले साल भी हम एक बड़ा लक्ष्य एक्सपोर्ट्स का लेंगे। हमारा जो मिड टर्म गोल है एक्सपोर्ट्स का, वो 25,000 वॉल्यूम का है और जो लॉन्ग टर्म हमारा जो एम्बिशन है, एस्पिरेशन है, वो 50,000 वॉल्यूम का है। और हमें लगता है कि बहुत पोटेंशियल है। 3 होम मार्केट्स में हम ऑलरेडी हैं, GCC में, अफ्रीका में और सार्क में। वहाँ हमने बहुत अच्छा एक लोकल बेस बनाया है। हमारे वहाँ असेंबली प्लांट्स हैं, लोकल लोग हैं, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो बहुत लंबे समय तक हमारे पार्टनर रहे हैं। और अभी हम आसियान की तरफ भी काफी अच्छे से देख रहे हैं कि आसियान में हम कैसे अपना नेक्स्ट होम मार्केट बनाएं। वेल, तो अब सबसे मेन सवाल मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, जो हमारे व्यूअर्स हैं सबसे ज़्यादा इस पे फोकस करते हैं कि फिस्कल ईयर 27 के लिए अगर ओवरऑल आउटलुक की बात की जाए तो वो कैसा रह सकता है? देखिए, FY 27 थोड़ा जल्दी पूछ रहे हैं आप अभी। मुझे लगता है कि हमें 1-2 महीना और वॉच करना चाहिए। लेकिन मैं आपको कुछ ब्रॉडली ये बता सकता हूँ कि मार्केट, जहाँ तक सवाल है इंडिया का, MHCV और LCV, हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। जहाँ तक हमारे नॉन CV, नॉन डोमेस्टिक बिजनेस हैं, मैंने पहले ही आपको बताया कि एक्सपोर्ट्स हो या PSP हो या डिफेंस हो, उसमें हमारे जो विजिबिलिटी है या जो हमारी ऑर्डर पाइपलाइन है वो काफी स्ट्रांग है। तो वहां भी हम एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अभी थोड़ा सा प्रेशर कमोडिटी साइड का अभी आया था Q3 में और Q4 में भी शायद थोड़ा रहेगा। तो जो कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट के जो इनिशिएटिव्स हैं हमारे, उनको भी हम थोड़ा और तेजी से आगे लेके जाएंगे। ओके, तो ये हो गई ओवरऑल आउटलुक की बात। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स एज वेल। तो चलिए, वक्त हो गया है इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बिकॉज ब्रेक के बाद ब्लैक बॉक्स के जो मैनेजमेंट है वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। देखते हैं कि उनका आगे के फ्यूचर आउटलुक को लेके क्या कहना है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्विटर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर। चलिए, अब वक्त हो रहा है ब्लैक बॉक्स के मैनेजमेंट से बातचीत करने का। और Q3 यानी कि तीसरी तिमाही में ब्लैक बॉक्स के रेवेन्यू में 10% की बढ़त रही है, लेकिन मुनाफे में देखें यानी कि प्रॉफिट में 11% की कमी देखी गई। साथ ही मार्जिन पर भी प्रेशर रहा है।
नतीजों और आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के सीईओ संजीव वर्मा जी और सीएफओ दीपक बंसल जी। संजीव जी, दीपक जी, बहुत स्वागत है आप दोनों का ही सीएनबीसी आवाज़ पर। वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। संजीव जी, सबसे पहले सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिली लेकिन प्रॉफिट गिरा है, साथ ही मार्जिन पर भी प्रेशर है, स्टैंड अलोन बिजनेस भी लॉस में है। क्या ये टेम्पररी इशू है या फिर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम देख रहे हैं आप? नहीं, कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक हमारी एक तो नेट मार्जिन कमी है, एक्सेप्शनल कॉस्ट, कुछ रेगुलेशंस आई हैं गवर्नमेंट की ग्रेचुटी की तरफ, तो 6 करोड़ का हिट वहां पे है, उसके कारण 56 करोड़ से ये 50 करोड़ दिख रहा है। तो 6 करोड़ वन टाइम है, ये आने वाले दिनों में ये नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारी जो गाइडेंस रही है हम उसको मीट कर पाएंगे। और जहाँ तक इंडिया की सवाल है, तो इंडिया हमारे लिए भी छोटा बिजनेस है। कुछ बिजनेस इंडिया के बाहर से की जाती है, तो स्केल अभी हमने उसको रीऑर्गेनाइज किया है। आने वाले दिनों में इंडिया में भी फोकस कर रहे हैं कि इंडिया के बिजनेस जो अभी 400-500 करोड़ पे है उसको हम दुगना कैसे करें। तो ये छोटा पार्ट है हमारे 6-6,500 करोड़ बिजनेस का, बट वी विल गेट फोकस्ड ऑन दैट आगे वाले दिनों में। उम्मीद है कि उसमें भी हम तेजी देखने को मिलेगी। ओके, वेल, गुड मॉर्निंग दीपक जी, गुड मॉर्निंग संजीव जी। मैं कंचन बात कर रही हूँ और जो अगला सवाल है दीपक जी आपसे है, जैसे कि आपका ऑर्डर बुक का जो टारगेट था दैट इज अराउंड $1 बिलियन, उसमें से कितना अचीव हो चुका है और कितना अपने एडवांस स्टेजेस में है? इसके साथ एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, कन्वर्जन का टाइमलाइन अगर आप बता पाएँ कि जो ये बुकिंग है उससे रेवेन्यू कब तक हमें कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा? हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एंड तो अपना अभी 626 मिलियन का ऑलरेडी 1 बिलियन में से अपना बुकिंग हो चुका है। और हम लोग पूरे कॉन्फिडेंट है कि करंट क्वार्टर के अंदर में जो हमारा पाइपलाइन हमको दिख रहा है और उसका जो कन्वर्जन का रेशियो हमको दिख रहा है और जो ऑर्डर अभी हमको आ रहे हैं उसके हिसाब से हमको लगता है कि हम 1 बिलियन का जो हमारा टारगेट है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। और उसके हिसाब से जो हमारा ऑर्डर बैकलॉग है वो अभी अगर हम दिसंबर के एंड पे देखेंगे तो करीब $600 मिलियन पे हमने ऑर्डर बैकलॉग क्लोज किया है। वो ऑर्डर बैकलॉग हमको लगता है कि हम ईयर एंड के ऊपर में 800 मिलियन का ऑर्डर बैकलॉग क्लोज करेंगे, जो कि 100 मिलियन ऊपर है हमारी प्रीवियस गाइडेंस के ऊपर में। तो उसका रीजन ये है कि जो आपने बताया कि जैसे कितने टाइम में ये हम ऑर्डर बैकलॉग को बर्न करेंगे, तो ऑर्डर बैकलॉग का जो कंजम्पशन है वो एवरेज में हमारा 18 महीने का जो है ये हमारा ऑर्डर बैकलॉग है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग करीब 2/3 कवर रहते हैं, तो अराउंड 67% तक पूरा साल का मतलब ये ऑर्डर बैकलॉग से रेवेन्यू जनरेट होता है और बाकी का रेवेन्यू जो है वो बाद में आता है। तो ग्रोथ के लिए हमको ऑर्डर बैकलॉग बढ़ाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे कि वो ऑर्डर बैकलॉग बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू ग्रोथ फ्यूचर में आएगी। ओके, ठीक है। दीपक जी समझ गई, लेकिन संजीव जी आपने हालांकि थोड़ा सा जिक्र किया था उस इशू का और डिटेल में जानना चाहूँगी मैं, ये फेमा नॉन कंप्लायंस का एग्जैक्ट इशू क्या है, कब तक रिजॉल्व हो जाएगा? इसको लेकर इन्वेस्टर्स के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल है सर। फेमा नॉन कंप्लायंस तो दीपक हमारे तो ऐसा कोई फेमा नॉन कंप्लायंस है। हाँ नहीं, हमारा फेमा नॉन कंप्लायंस कुछ भी नहीं है। इट इज़ रिलेटेड टू सम हमारा जो इंटर कंपनी कुछ हमारी सब्सिडरीज को कुछ इंटर कंपनी पेमेंट्स है उसको लेके जो इंडिया में 1 साल का पीरियड होता है अपना, वो 1 साल के पीरियड के थोड़ा ऊपर हो गया है। तो उसके लिए हमने रिजर्व बैंक को अप्लाई किया हुआ है अप्रूवल के लिए। तो जैसे ही रिजर्व बैंक का अप्रूवल आएगा वो हम उसको इमीडिएटली पे कर देंगे। ओके, दीपक जी एक एक्विजिशन पे आपसे सवाल है। ब्राज़ील एक्विजिशन आपने किया 2S का, तो यहाँ से क्या एक्सपेक्टेड सिनर्जीज हैं और आगे के प्लान्स क्या हैं? ब्राजील एक्विजिशन में अभी ये एक्विजिशन से मोटा मोटी 500 करोड़ रुपए अगले साल हमारे रेवेन्यू में ऐड होना चाहिए। इसमें जो हमारा अभी वहाँ पे ब्राज़ील में स्केल नहीं है, अभी ब्राज़ील में हमारा मोटा मोटी 100 करोड़ का रेवेन्यू होता है। तो 100 करोड़ से हमारा रेवेन्यू नाउ विल बिकम 600 करोड़ इन ब्राज़ील। तो 600 करोड़ के रेवेन्यू पे वहाँ पे स्केल का एफिशिएंसी आएगा, जिसमें कि जैसे जो हमारे अभी लोग हैं वहाँ पे उसका सिनर्जी आएगा। तो अभी जो वहाँ पे हम लेट्स से वो करीब 40 से 45 करोड़ का मार्जिन बनाते हैं इसके ऊपर में, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 करोड़ के प्लस का मार्जिन सिनर्जी और इंटीग्रेशन के बाद में हमारा बनना चाहिए अगले साल।
ओके, सिनर्जी के बाद एक अच्छा नंबर्स जो है हमें देखने को मिलेगा। एक चीज़ हमने जैसे कि देखा कि इस टाइम पे जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, स्पेशली अगर हम बात करें यूएस की, मैक्रो अनसर्टेनिटी जो बनी हुई है, इस टाइम पे आपको डिमांड की जो विजिबिलिटी है किस तरीके की दिखाई दे रही है यूएस एंटरप्राइज में और पब्लिक सेक्टर में? क्या आपको लग रहा है कि कोई भी बजट टाइटनिंग या फिर अगर हम फ्लिप साइड में बोले एक्सपेंशन? नहीं, आई थिंक कंचन जी, इसमें तो एक्सपेंशन ही दिख रही है। एआई की काफी बातें हो रही थी पहले, अभी एक्चुअल डिप्लॉयमेंट हो रही है। बेसिकली ये जो दौर है अभी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर है। अगर आप देखें कि अगर आप आईटी सर्विसेज देखें, पहले एप्लीकेशन की दौर थी और अभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर की दौर है, तो ब्लैक बॉक्स के लिए बहुत ही अच्छा वक्त है। हमारे कस्टमर्स सब हाइपर स्केलर्स हैं, अधिकतर अभी एआई पे फोकस है। तो मैक्रो इकोनॉमिक जो भी है, अब तो खैर थोड़ा ठीक आया है, एम्प्लॉयमेंट भी ठीक आया है, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा लगने वाला है। और ब्लैक बॉक्स जो काम करता है कनेक्टिविटी पे, नेटवर्क पे, आधुनिक वर्क प्लेस पे, ये अभी बहुत ही तेजी पे है एआई एडॉप्शन का। और हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा वक्त है टू बी एबल टू गैदर मोमेंटम। इसको हम पकड़ के, दीपक ने बताया अभी 800 मिलियन 7,200 करोड़ की बैकलॉग है। ये हमारे को आने वाले दिनों में 27, 28, 29 में काफी बढ़ोतरी देगी, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। ओके संजीव जी, बहुत ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया संजीव जी, दीपक जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। चलिए फिलहाल ये बात हो गई ब्लैक बॉक्स के मैनेजमेंट के साथ। स्टॉक 3.5% नीचे है। अशोक लेलैंड के मैनेजमेंट से भी हमने बातचीत की, स्टॉक वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। खैर फिलहाल वक्त हो रहा है शो को वाइंड अप करने का। बहुत शुक्रिया राजेश जी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए फिलहाल शो को वाइंड अप करते हैं और एक छोटा सा ब्रेक के उस पार देखिए खिलाड़ी नंबर 1 आशीष के साथ।